हेलो बच्चों, कैसे सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने कल मतलब कि लेक्चर नंबर 11th में हम लोगों ने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, फॉर्मेलिटी सब कुछ खत्म कर दिया था। अब हम लोग बच्चा है सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल एंड गैसेस लॉ। इस 4 लॉ बच्चे हम लोग हैं। उसके पहले हम लेक्चर नंबर 12 शुरू करने से पहले लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ाया तुमको मोलैरिटी, उसके न्यूमेरिकल कराते हैं, तो थोड़ा मोमेंटम बनाते हैं पढ़ाई लिखाई का। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा थोड़ी पार्ट बचा है मोल कॉन्सेप्ट का, उसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए तो मेनली लेक्चर नंबर 13 या 14 तक 2 लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 14 लेक्चर में 13 हो जाएगा तो 14 में पूरा न्यूमेरिकल पार्ट लाएंगे, जितना पढ़ाया है, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोलैरिटी जितना पढ़ाया है सबकी न्यूमेरिकल्स लाएंगे और फिर डीएंड करेंगे इसको। हम लोग आगे पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव करेंगे। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन हम लाए हैं। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ इथोनिक एसिड CH3COOH, इथोनिक एसिड is dissolved in 75 gram of benzene, find out मोलैरिटी, मतलब कि क्या, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब कि स्मॉल m, मोलैरिटी मतलब कि स्मॉल m। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये इथोनिक एसिड है, कोई इसको इथोनिक एसिड पढ़ता है, कोई सब लोग अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन कभी-कभी अलग निकल जाता है। ठीक है, तो 2.5 ग्राम ऑफ इथोनिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो इसी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन करो। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर देना आज। ठीक, इस वीडियो कमेंट में जो ये लेक्चर चल रहा है इसका आंसर देना। ठीक, तो करते हैं लोग उसको। गिवन क्या है, गिवन ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, उसको लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल w, 2.5 ग्राम। और ये क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, 75 ग्राम। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल W इन ग्राम। ठीक बच्चों, ठीक। अब m1 किसका निकालना है, हम लोगों को किसका निकालना है, m1 CH3COOH, ठीक है। चलिए इसको निकालो, m1 क्या है बताओ, m1 निकाल ली। कार्बन 6 दूनी 12 कर दो, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 32 कर दो और निकाल दो कितना आएगा। कार्बन का 6 का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का 16 32, 16 होता है ना, 16 होगा 1 या 2 दिए तो 16 2 करोगे। ठीक, हट जाए
ये आ गया। करना क्या, पुट करना है 2.5 इंटू 1000 होल अपॉन कितना है 60 इंटू कितना दिएगा 75 कितना आएगा ये आ जाएगा 0.556 किलोग्राम केजी। अब हमने इनवर्स क्यों किया बताओ, ये इनवर्स है मतलब कि -1 नीचे आएगा, मोल अपॉन केजी होता है हम केजी ऊपर ले गए तो इनवर्स में आएगा केजी -1। ठीक है, आई होप सब वीडियो देख रहे होंगे, लेक्चर अच्छे देख रहे होंगे, नोट्स अपने पंक्चुअलिटी के साथ बना रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं बना रहे होंगे तो शुरू कर दो। ये हम लोगों का लेक्चर ये हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, चैप्टर सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा, इन्होंने केमिस्ट्री में आएंगे और केमिस्ट्री में आएंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। इसलिए जो नोट बना रहे हो अच्छी बात है, अगर नहीं बना दो बनाना शुरू कर दो। ठीक, बनाने को तकलीफ हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो नोट डाउन। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया था इसको, मोलैरिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 में अगर आज खत्म नहीं हुआ तो लेक्चर 14 में पूरा न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर लेंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल अच्छे से बनते हैं, जितने मेंस में आए, एडवांस में, नीट में आए, जितने आएंगे सब पढ़ाएंगे इस लेक्चर में। ठीक, नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हेडिंग डालो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो, उसके टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का, उसका जो टोटल का मास ऑफ प्रोडक्ट होगा इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट। समझे बात को? मतलब ये बोल रहे हैं कि जो रिएक्टेंट होगा उसका जो मास होगा इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लोग बोलता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई फिजिकल या केमिकल हो, कोई भी चेंज हो, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, जो ऑब्टेन्ड होगा इज इक्वल्स टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। जो बना है, जैसे ये भी बना है, किसी भी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया होगा, तो इसका जो मास होगा रिएक्टेंट का, उसका जो प्रोडक्ट का मास इक्वल रहेगा। समझी बात को? मतलब कि फॉर एग्जांपल हम देते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने उसको हीट किया, इसको हमने हीट किया तो ये टूटा CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। सपोज इसमें 100 ग्राम था, इसका 100 ग्राम था रिएक्शन के पहले। ठीक है, तो जब रिएक्शन किया तो जब इसको हीट किया हमने, जो भी फिजिकल केमिकल जो भी हमने किया उसमें हमने, तो ये टूटेगा तो इसका जो ये अमाउंट है ना, अमाउंट है जो उसका मास है, ये मास जो एक का मास है रिएक्टेंट का, जो जितने पार्ट में टूटेगा सबका मास इक्वल रहेगा, मतलब कि पूरा 100 निकल जाएगा इक्वल में। तो जैसे जो टूटा, सपोज यहाँ पे 56 आ गया, यहाँ पे ये 56 ग्राम आ गया और ये आ गया 44 ग्राम। ठीक, ये 44 ग्राम आ गया। तो मतलब कि जब इसको तो लोगे, एडिशन करोगे, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को ऐड करोगे तो वो 100 ग्राम ही निकल के आएगा, 100 ग्राम निकल के आएगा। या तुम यहाँ पे 42 कर लो ग्राम, तो यहाँ पे तुम 58 ग्राम कर लो। मतलब ये डेटा है, ये डेटा तुमको अज्यूम कर, तुमको करा रहा है कि लेट अस कंसीडर दैट कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग 100 ग्राम मास व्हेन इट हीटेड, जब हमने उसको फिजिकल केमिकल चेंज किया, उसमें जो टूटा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टूटा जब वो, तो उस जो कैल्शियम ऑक्साइड का CaO उसके 56 ग्राम उसमें हीट करने के बाद उसको इतना मिला और CO2 को इतना मिला। ठीक, अब हमने क्या किया, उसका
डेटा चेंज कर दिया हमने, उसको सपोज इसको 42 मिला, उसको 50 मिला होगा, मतलब कि ओवरऑल जो निकल के आया, हम बात की कि दोनों का जब करो एडिशन उनका 100 का भी निकल के आएगा। समझे बात को? सो अगर एक लाइन में बताया जाए, एक लाइन में कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक लाइन में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। समझे बात को? तो बेसिक कोई बड़ा टफ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सिंपल था। क्या बोल था इसने? कहा कि कोई फिजिकल और केमिकल चेंज हो, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकल के आएगा, ऑप्टेन होगा, तो वो मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल रहेगा हमेशा। ठीक है, तो लिख लो, अगर लिखने डेफिनेशन लिख लो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to law of conservation of mass, any physical or chemical change, the total mass of product obtained, जो निकल के आएगा obtained, is equals to the total mass of reactant। उसके बाद ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो फिर से हम थोड़ा बता दें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। उसके बाद ये एक लाइन का है समझने के लिए बेसिक का कि क्या होता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन कर पाते हैं तो तुम अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए बोलना है कि नोट्स अपने पंचुअलिटी के साथ पाते रहना, अच्छे होना, सुंदर होना, ताकि तुमको पढ़ने में और इंटरेस्ट पैदा हो, फील हो अंदर से कि हाँ हमको पढ़ना है, जुनून निकले अंदर से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है 4.2 ग्राम ऑफ NaSCO3, 4.2 ग्राम ऑफ NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं फॉर्म में। NaSCO3 जो ऐड किया गया एसिटिक एसिड में CH3COH, ऐड किया गया, ये टूटेगा CH3COONA प्लस गंगा जी निकलेंगे प्लस CO2 निकलेगा बाहर। ठीक है, इसका 4.2 ग्राम तुमको दिया गया था, इसका तुमको 10 ग्राम दिया गया था, 10 ग्राम। समझिए बात को, 10 ग्राम को दिया गया था। अबे ना करो, ये आवाज आ रही फालतू में। ठीक है, तो तुमको ये 4.2 ग्राम दिया है, ये तुमको 10 ग्राम को दिया गया है, तो ये टोटल कितना बन के आया? 14.2 ग्राम। सही बात, कितना है? 14.2। ये टूटा CH3COONA प्लस H2 प्लस CO2, इसका उसका तुमको दिया गया है 12.02 ग्राम, और इसका दिया गया है तुमको 2.2 ग्राम। ठीक, 2.2 ग्राम। ठीक है, समझे आपको? ठीक, 2 ग्राम दिया गया है। ठीक,
आया था, ये था 2.2। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये वाला क्या है, प्रोडक्ट है। तो क्या निकल के आएगा जब तुम करोगे, जब लॉ ऑफ लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे जब इसमें तुम, तो क्या निकल के आएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ, पूरा नहीं लिखना है, क्या निकल के आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, 14.2 रिएक्टेंट का था, मुझे क्या था, जब तुमने उसको हीट किया, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज किया गया, तो जब टूटा ये तो निकल गया यहाँ पर 12.0 प्लस 2.2, सो ओवरऑल 4.2 ग्राम इज इक्वल टू 4.2 ग्राम। ठीक, समझ में आई बात को, मतलब कि जो भी तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जो भी जितने रिएक्टेंट तुमको दिए गए, जब तुमने फिजिकल केमिकल हीट दोगे, लाइट दोगे, जो भी दोगे उसमें ना, कोई कैटलिस्ट जब तुम तोड़ोगे रिएक्शन को, रिएक्टेंट को जब तुम तोड़ोगे, तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतने टूट के प्रोडक्ट का मास निकल के आएगा। ठीक, नोट कर लो। आगे है हेड ने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, law of definite proportion, law of definite proportion। ये लोग क्या बोलता है, ये लोग कहता है कि कोई भी तुमको एक कंपाउंड दे दिया गया, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। तुमको कोई भी तुमको कंपाउंड दे दिया गया, जब वो रिएक्ट होगा किसी पे भी, तो उसका जो होगा ना, उसका जो कंटेन करेगा मास, उसका सेम होगा। ठीक, तो उसका लिख लो, थोड़ी पार्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a given compound always contains exactly the same proportional of element by weight। ये यहाँ लिख देंगे सेम वेट, लिखो या सेम एलिमेंट बाय वेट, एलिमेंट बाय, ठीक है। ये तुम्हारा स्कूल में पूछ जाएगा और ज्यादा कहीं नहीं पूछेगा। ठीक, 3 पार्ट था, सिलेबस में था, पढ़ा दो, ठीक है। लिख लो, उसको काम आ जाएगा, डेफिनेशन रख लो, कभी भी तुम्हारे यूनिट फर्स्ट में, टर्म फर्स्ट में पूछ लिया था। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a given compound always contains exactly the same proportional of elements by weight। इसका पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता है, ये कहता है जब दो या दो से अधिक कंपाउंड, टू आर मोर देन टू कंपाउंड कंबाइन टुगेदर, देन द डिफरेंस masses of one element which combined are mixed a mass of the other element। कुछ नहीं है,
N2O होता है, जब ये टूटेगा तो टूटने से इसमें दो कंपाउंड जुड़े हैं, उनको अलग कर लो तो उसे कितने मास में आएगा, इसका 28 + 16 + 16, ठीक है। N2O2 एग्जांपल्स हैं, सिंपल नोट कर लो, एग्जांपल्स हैं। N2O2 28.32, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ two elements combine to form two or more than two compound then the different डिफरेंस बड़ी है, ये बस नोट मान लो, छाप लो बोर्ड से, ठीक है। masses of one element which combine with a fixed mass of other element, ठीक। ऐसे H2O आ गया, ये दो कंपाउंड जुड़े हैं, उसका कितना आएगा 18 2 8 16, ये आ जाएगा। H2O2 आ जाएगा, सिर्फ कंपाउंड्स का इसमें दिखाना तुमको बस, उसका आ जाएगा कितना 2 + 32, ठीक है। नोट डाउन कर दो। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट लॉ है गे-लुसैक लॉ। ये अंग्रेज थे सब, जो तुमको ये लॉ दे गए, तुम पढ़ रहे हो आज, ये सब अंग्रेज दे चले गए हैं, लेकिन अच्छे लॉ हैं। गे-लुसैक लॉ क्या होता है इस लॉ में? इस लॉ में when gaseous compound combine to produce in chemical reaction they do simple ratio, मतलब कि कुछ नहीं है। इस एग्जांपल तुमको देते हैं हम H2 + 3N2। इस लॉ में हमेशा गैसेस कंपाउंड कंबाइन होंगे, ये दो है, एक नाइट्रोजन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है, जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा 2 - 3 बनेगा। तो इसके सिंपल इसको दिखाना, सिंपल रेशियो मतलब कि 1:3:2, समझे बात। तो ये बोला गया लगने, क्या बोला गया है, जब दो से two or more than two gaseous compound combine together to produce a compound, then so in simple ratio by volume divided by gases, बस का सिंपल रेशियो इसको शो करना होता है ये, ठीक है। ठीक, और एग्जांपल को दे दें, एक दो एग्जांपल। H2 गैस + Cl2, इसे हम इसको लाकर बनाते हैं, ये थ्योरी पार्ट है पूरा। गैस तो कितना है 2 की 1, अब 2 देख के 2 लिख देना, 1:2, ठीक है। H2 का 1 मोल, Cl2 का 1 मोल, HCl का हुआ प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके 2 मोल्स नोट कर लो। और डेफिनेशन देखो, चलो बोल रहे डेफिनेशन देखो। According to this law, when gaseous compound combine to produce in chemical reaction, they do in simple ratio by volume divided all gases in same temperature and pressure, टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर भी सेम, ठीक है। ठीक, नोट कर लो फटाक से।
ऑलमोस्ट मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है पूरा। एक टर्म बचा है परसेंटेज कंपोजिशन का टर्म, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और उसी लेक्चर में हम लेक्चर तो लेंथी बड़ा बनाएंगे 1 घंटे का मैक्सिमम, और उसी लेक्चर में जितने कंसंट्रेंट हम लोग पढ़ाएं कंसंट्रेशन टर्म्स है, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, फॉर्मेलिटी, जितने पढ़ाए हैं सबके अच्छे न्यूमेरिकल्स लेक्चर में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेक्चर को देखते रहो और पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो बच्चों लोग, जितना हो उतना शेयर करते रहो। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाना है प्लेटफॉर्म को। ठीक, और जितना बढ़ा दिया उसके नोट्स अच्छे से बनाते रहो, और नोट्स अपने दोस्तों में शेयर कर दो, नोट्स भी शेयर करते रहो कि जो बच्चा अगर लेट आया है तो उसको भी नोट भी शेयर करते रहो। ठीक है, और होप सो आप लोग अच्छे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, पढ़ाई करते रहना बच्चों। ठीक है, थैंक यू ऑल।